like to welcome to Rahul ji, Shahzada ji, both of you. You spared your time from your busy schedules, and today we met on online. So today we'll be discussing about the online marketplace. ऑनलाइन मार्केटप्लेस कोविड सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो उसी के ऊपर आज सारा हमने सेशन रखा है। मेजरली हमें देखने को मिलता है कि ऑनलाइन मार्केट को हर कोई अब शुरू करना चाह रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यू गाइज आर वेरी गुड बिजनेसमैन एंड यू आर डूइंग द बिजनेस फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। सो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आई वांट कि वो न्यू कमर्स को मिले और उसको देख करके, उसको सुन करके उन लोगों को एक थोड़ा कुछ ऑप्शन नज़र आए आगे बिजनेस करने का। सो शहजादा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोविड-19 के बाद जो ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा है, वो डू यू थिंक क्या ये सस्टेन करेगा आगे, या ये कोविड के बाद फिर वैसी ही पोजीशन हो जाएगी जैसे पहले थी? नहीं, मेरे ख्याल के अंदर ये सस्टेन करेगा। मुझे ये लग रहा है कि जो ट्रेंड अगले 4-5 साल में आने वाला था, कोविड की वजह से वो पहले आ गया है। कोविड के कारण अब लोग घर में बैठे हुए हैं, लोगों को एक आदत बन गई है। और जैसे बोला जाता है कि लोगों को अगर 21 दिन आदत एक बन जाती है तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है। तो आज के समय के अंदर ऑनलाइन मार्केट के ऊपर के जाने की लोगों की आदत बढ़ गई है, रुझान बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल के ये ऊपर सस्टेन करेगा। रीजन एक और है, अगर आप अमेज़न फॉलो करो, वर्ल्ड वाइड अमेज़न की वैल्यूएशन कई जगह पर बढ़ रही है। जी जी, ठीक है। और ये जो नई जनरेशन अपने घर पे बैठ के ही बाय करना चाह रही है, तो ये बढ़ेगा, ये सस्टेन भी करेगा, आगे बढ़ेगा, सस्टेन भी करेगा। राहुल जी, आप एक B2B बिजनेस में हैं। आई वांट, शहजादा जी तो मेरे साथ लास्ट टाइम भी जुड़े थे, तो हमारी ऑडियंस जानती है शहजादा जी के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में। थोड़ा सा आप अपने बिजनेस के बारे में ब्रीफ करिए और फिर आगे चलते हैं। सर, मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मेरी कंपनी का नाम है तिरुपति फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। हम हर तरीके की दाल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारे सप्लाई थ्रू आउट इंडिया हर जगह हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। और जैसा भी शहजादा भाई ने कहा कि जो हम इस चीज़ को, प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं या ये बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये आगे इस चीज़ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ई कॉमर्स बिजनेस का। जी जी। सो आपका बिजनेस ऐसा है जो B2C नहीं है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर से नहीं है, वो B2B मॉडल के अंदर ही है। B2B और B2C हम दोनों क्राइटेरिया में डील करते हैं। यानी डायरेक्ट हम कंपनियों के लिए भी, कोई भी कंपनी अगर हमारे से चीज़ लेना चाहे तो हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ को-पैकर। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है, वो आया है B2C के अंदर। जी। B2B के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसको इम्प्लीमेंट अभी इंडिया के अंदर कर रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया तो B2B में भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस है। सो शहजादा जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऑनलाइन बिजनेस हमारे यहाँ पे, जैसे ग्रोसरी में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जो हाउस होल्ड में हम मटेरियल यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से ग्रोसरी, उसके अंदर वेट बहुत होता है और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर डिलीवरी इज़ अ बिग इशू, लॉजिस्टिक्स इज़ अ बिग इशू। सो डू यू थिंक क्या ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम इसके अंदर कामयाब हो सकता है? देखो, हाउस होल्ड इसमें उतना कामयाब नहीं होगा जितना बाकी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वो ज़्यादा इसमें कामयाब है। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि प्रोडक्ट अगर सस्ता है तो कई बार उसके ऊपर लॉजिस्टिक, उसके ऊपर डिलीवरी कॉस्ट इतनी बड़ी पड़ जाएगी कि वो वायबिलिटी उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड आ जाता है कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी लाइफ नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं है, मतलब जिसको हम अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे चॉकलेट्स हो गए। अब चॉकलेट्स के लिए या कुछ इस तरह की आइटम्स हैं जिसको वो टेम्परेचर चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो वो भी नहीं हो पाएंगे। इसमें ड्राई फूड, मतलब कोई ड्राई फूड है, वो हो जाएगा इसके अंदर। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होना चाहिए। इसके अंदर वही प्रोडक्ट्स चल सकते हैं जो एक्सपेंसिव है,
ग्रोसरी का इसके बिल्कुल ठीक अंदर है। एक अच्छा फ्यूचर नहीं है। जैसे कि आपने देखा ग्रोसरी है, आप वर्ल्ड देखो वाइड बिजनेस करते हैं। हम्म, जी सॉरी, मैं आपको बीच में कट कर रहा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई माय बात नहीं। क्वेश्चन इज दिस कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपने देखा है बाहर ऑनलाइन बिजनेस का, इन अब्रॉड सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर करते हैं कंपैरेटिवली। इंडिया वहाँ ज़्यादा है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। सो इज दिस पॉसिबल कि वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे आ जाए? क्या वहाँ पे भी ग्रोसरी इसी तरीके से नेग्लिजेंसी में है या फिर बहुत कम है? क्या वहाँ पे भी अफोर्डेबल नहीं है ग्रोसरी की डिलीवरी? देखो मेरा ख्याल है, देखो मैं अमेरिका भी रहा हूँ और दुबई में तो मैं रहता ही हूँ। तो ग्रोसरी के लिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप बड़े जो स्टोर हैं, जैसे अमेरिका के अंदर वॉलमार्ट हो गया या काफी ग्रोसरी स्टोर है, कि वहां पर चूज हो जाए, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आपको नजर आ जाते हैं। और सेकंड नंबर में दुबई में भी अभी जैसे मेरे घर के अंदर भी जो ग्रोसरी है वो ऑनलाइन पे नहीं बाय हो रही, वो जाके बाय हो रही है। तो जी जी ग्रोसरी के लिए, क्योंकि ग्रोसरी जो शॉप्स हैं वो तकरीबन किसी भी कम्युनिटी के अंदर नजदीक में ही होती हैं। जी ये देखो इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर दो चीजें इसके अंदर है। हमारे यहाँ पर जो जो छोटी छोटी शॉप्स हैं हमारे घरों के आसपास ही होती हैं। तो आदमी कई बार फोन के ऊपर, कई बार किसी को अपने अगर कोई सर्वेंट है उसको भेज के वो चीजें मंगा लेता है। तो क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी है, मुझे लगता है कि जिन प्रोडक्टों की अवेलेबिलिटी थोड़ी मुश्किल से होती है, जो निश प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन, मतलब काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उस कैटेगरी में आ जाते हैं, उसके लिए ऑनलाइन बेटर सोल्यूशन है। उसके लिए ऑनलाइन बेटर सोल्यूशन है। जैसे हम लोग हाँ देख रहे हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक्स में या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के अंदर लोग जा रहे हैं, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना इजी है। बट बिल्कुल ठीक है। जो जिन प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन्स नहीं है उनके अंदर उसको कर पाना बड़ा ही चैलेंजिंग सा है। हाँ उसके ऊपर ये इट इज डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कई प्रोडक्ट के ऊपर ये चैलेंजिंग है। जी, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है इन कमिंग टाइम कि हम लॉजिस्टिक्स का जो आज इतना महंगा चार्ज है, कोई उसका ऐसा नेटवर्क बन जाए जिससे ये लॉजिस्टिक्स के जो चार्जेस हैं, लॉजिस्टिक्स का जो एक्सपेंसेस है, ये कम हो सकता है आने वाले टाइम में? क्या ये पॉसिबिलिटीज है? देखो ये पॉसिबिलिटीज हैं। देखो गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रही है। जैसे आपने आइडिया होगा कि इस समय जी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। जी अभी कुछ चीजों की डिलीवरी बाय एयर होती है, क्यों बाय एयर अगर मुंबई से कोई भी चीज हमने लुधियाना भेजनी है, अगर बाय एयर ट्रेवल करती है तो वो दिल्ली से होके यहाँ पहुंच जाती है। पर अगर बाय ट्रक ट्रेवल करना है तो 6 से 7 दिन का उसमें लगता है। पर जो इंडिया का प्रोजेक्ट बन रहा है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, उससे ये होगा कि जो ये ट्रेवल टाइम है, मैं लुधियाना का एग्जांपल ले रही हूँ या दिल्ली और मुंबई का एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां पर ये डिलीवरी 16 घंटे में 18 घंटे में पोर्ट टू पोर्ट हो जाएगी। तो जो ओके लॉजिस्टिक और ये सस्ती भी होगी। जी और आज के समय के अंदर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको हैंडल कर रहा है, इसने अमेजन, फ्लिपकार्ट के साथ, मतलब अमेजन और वॉलमार्ट के साथ इसने कोलैबोरेट कर लिया है कि जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इनकी डिलीवरी उसके थ्रू होगी। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, कॉस्ट एफिशिएंट होता जाएगा ये मॉडल। जी 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 अभी मैंने मतलब ये डिपेंड करे। जी 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 सर, हाँ जी, बोले बोले। एक चैलेंज बहुत देखा है मैंने बहुत ऐसे आईआईटीएंस को भी देखा है जिन्होंने न्यू स्टार्टअप शुरू किए और वो कुछ दिन 2-3-4 महीने बाद बंद हो गए। उनका मेजर कारण वाज दिस कि उन्होंने जो असॉर्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट वाज दिस कि वो जनरल जो बिकने वाली चीज़ें हैं, जो घरों में ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं को चूज़ किया, उन्हीं को अपने प्लेटफॉर्म पे डाला। लेकिन जब लॉजिस्टिक्स को वो फेस नहीं कर पाए तो वो कहीं ना कहीं बंद हो गए। सो ऐसे में इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स बंद होते जा रहे हैं। उन जो नए स्टार्टअप्स बच्चे लेकर के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते जा रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस दिखने में तो बड़ा कॉस्मेटिक लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तो उसमें वो वाइबिलिटी नहीं आ पाती है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। देखो होता क्या है कि अब ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है ना, ये बड़ा क्राउडेड हो गया है और उसमें जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास स्केल ऑफ इकोनॉमी है।
जैसे वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अब इसमें जैसे जियो का प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, उनके पास स्केल ऑफ इकोनॉमी है और उनके पास पैसा बर्न करने के लिए काफी कुछ है, डीप पॉकेट्स में वो बैठे हुए हैं। अभी जैसे जियो मार्ट का आपको आइडिया होगा कि गूगल ने अभी $7 बिलियन की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है और टोटल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ के आसपास की 150 लाख करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो ये छोटे स्टार्टअप को इतना नहीं मिलने वाला, और वो जिस माइंडसेट से आ रहे हैं वहां पर छोटा स्टार्टअप काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस फील्ड के अंदर नए स्टार्टअप के लिए ज्यादा लुक्रेटिव नहीं रहा, नए स्टार्टअप को किसी और फील्ड में ढूंढना पड़ेगा। इस फील्ड में 3 वॉलमार्ट हो गया, अमेजन है और जियो मार्ट है, मतलब ये 3 ही काम करेंगे मेरे ख्याल के अंदर। इसके अंदर फंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक स्टार्टअप्स के लिए सरवाइव करना अभी आज की डेट में तो मुश्किल सा ही लग रहा है। नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो 2 प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने कस्टमर को जोड़ना है, सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने फैक्ट्रीज को जोड़ना है, क्योंकि मतलब जहां से प्रोडक्ट आना है, या आपने डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना है, या फैक्ट्रीज को जोड़ना है। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो पहले आज का प्लेटफॉर्म बनाना मुश्किल काम नहीं है, एप्लीकेशन बनाना मुश्किल काम नहीं है, वो तो आप 4 लाख से लेकर 20 लाख के अंदर एप्लीकेशन आप बना लोगे। पर इस दोनों पार्टों को, इस प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ना इज ए टफेस्ट जॉब। अगर जुड़ भी जाएं, फिर स्केल ऑफ इकोनॉमी के ऊपर ही आप काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक को उसके अंदर जोड़ना है, तो उसमें बहुत पैसा चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा कि ये 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे कोई और टिक पाएगा आप। जी, एक और बड़ा इशू है जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, ऑनलाइन शॉपिंग में उसका बिलीव भी कम है, उसका विश्वास बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, ज़्यादातर नंबर्स ऑफ कस्टमर्स ऐसे ही हैं जो विश्वास नहीं रखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में। सो डू यू थिंक दैट आफ्टर कोविड ये कुछ चीज़ें, ये माइंडसेट कुछ चेंज हुआ है जो आगे जा करके और बढ़ेगा लोगों में? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये एक्चुअली में ये चैलेंजिंग तो है। जैसे ये ग्रो कर रहा है ना, उसके अंदर इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई वेंडर्स, मतलब कई वेंडर ऐसे आ गए हैं, वो घरों में बैठ के ही मतलब काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, ये ट्राइपॉड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने ऑनलाइन से बाय किया, ठीक है, ये मुझे ऐसे मिला। मैंने इसके साथ 3 और डिलीवरी ली, वो मैंने देखी, वो सारी उसने सेट जो मुझे स्पेसिफिकेशन थी उसके अलावा कुछ और उठा के भेज दिया। तो खैर मैंने उसको वापस कर दिया। तो ये चैलेंज है। फिर मैंने क्या किया, ये जब मैंने तो इसकी फोटो देखी थी, फोटो में दिखने में कुछ और था, मिला मुझे कुछ और। फिर मैंने यही चीजें आइटम जाके जो एक स्पेशल शॉप है लुधियाना में, वहां से मैंने बाय की, और मुझे वहां पर कई वैरायटी भी मिल गई और मुझे गारंटी भी मिल गई उसकी, और मैंने अपनी आंखों से देख के उसको बाय किया कि मेरी जरूरत कौन सी है। जी, तो कई बार आप ऑनलाइन के ऊपर गेस नहीं कर सकते। फोटो में चीज अच्छी लगती है, रियल में जब चीज आती है वो चीज अच्छी नहीं होती। नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है, कई बार कई ऐसी आइटम्स हैं जो आपको देर से मिलती हैं, वो आपके आसपास आपको जल्दी मिल जाती हैं। तो इंडिया में अभी भी हमारे पास ना जो टाइम है, हमारे पास जो टाइम की लिबर्टी हमारे पास है, ये लिबर्टी अमेरिका और बाकी कंट्रियों में नहीं मिल पाती। आदमी कैलकुलेट करता है कि अगर मैं मार्केट में जाऊं, अगर मैं उसकी बजाय अगर मैं काम कर लूं तो $20, $30 या मैं $200 उसमें कमा लूंगा। तो वहां पर कैलकुलेशन इस हिसाब से चलती है। हमारे आसपास क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे पास फ्री टाइम काफी है, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अलग हिसाब से चलती है। पर नो डाउट बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अंदर फॉल कर रहे हैं अभी भी। जी, एक सबसे बड़ा सोचने वाली जो एक सब्जेक्ट है हमारा, इंडिया के अंदर वी आर हैविंग मोर देन 65% ऑफ पॉपुलेशन इज देयर इन द रूरल एरियाज। रूरल एरिया में एक तो कंप्यूटर सेवी भी अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग फेयरिंग भी है, और वहाँ पे डिलीवरी, वहाँ के जो पिन कोड्स हैं, वहाँ का जो हाईली इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे डिलीवरी करना भी, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिलीवरी करना बड़ा मुश्किल है। सो व्हाट डू यू थिंक, वहाँ उस 65 to 70% पॉपुलेशन का कितना पार्ट ऑनलाइन बिजनेस ले पाएगा?
देखो ऐसा कि जैसे इस फील्ड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं और बड़े ग्रुप आ गए हैं, जैसे जैसे वॉलमार्ट वगैरह या जियो मार्ट वगैरह आ गए हैं, तो मेरे ख्याल के ऊपर ये, जैसे मैं जियो की स्पेशल बात करूंगा, रिलायंस ग्रुप की बात करूंगा, तो ये बैक एंड में इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। जी तो बैक एंड के ऊपर जैसे अभी क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, पहले क्या होता था, जो इनके हब होते थे वो बड़े सिटीज में होते थे, अब छोटे छोटे सिटीज के अंदर इन्होंने वेयर हाउसिंग का प्लान कर दिया है। तो जी उससे काफी काफी प्रोडक्ट नजदीक पहुंच गए हैं और गांव-गांव में इनकी डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। पर मैं तब भी बोलूंगा इसमें ये सेक्टर वाइज चलेगा, कुछ सेक्टर इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, कुछ सेक्टर इसमें कुछ प्रोडक्ट इसमें काम नहीं कर पाएंगे। जी और ये भी है कि कुछ कैटेगरीज नई कैटेगरीज भी बन जाएंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई ऐसे प्रोडक्ट मैंने देखे हैं कि आपको रेगुलर मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं मिलते, वो ऑनलाइन में आपको दिख जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट, जी जो नए प्रोडक्ट हैं, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अभी बना नहीं होता। ऑनलाइन में क्या है कि आपने वो फोटो की फोटो क्लिक की और डाल दिया उसको उठा के, और नए प्रोडक्ट बहुत बहुत जल्दी ही उसमें हो जाते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कई कई महीने लग जाते हैं उसको नीचे तक लेके आने के लिए। तो ये मैं इसको मैक्स इसमें चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है साथ में। जी कहीं अगर हम देखें तो कुछ केसेस के अंदर कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो एक या दो ही प्रोडक्ट जिन्होंने घर में बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें ख़ास तौर से मैंने देखा है ज्वेलरी बिजनेस के अंदर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर घरों में लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन उसको अच्छा सा फोटो शूट करा करके दे आर पुटिंग दिस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहां उनका कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जैसे अमेजोन और बहुत सारे फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रख करके वो इंटीरियर से भी अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पा रहे हैं एंड दे आर अर्निंग गुड मनी ऑल्सो। हाँ देखो ऐसा है कि अगर आप लो बजट में स्टार्ट करते हो एप्लीकेशन के साथ, और अगर आप कस्टमर को अक्वायर कर लेते हो, और इसमें सिर्फ स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट के ऊपर आदमी काम कर सकता है, मतलब इसमें जैसे आपने बोला कि अगर ज्वेलरी का काम कर रहे हो तो ज्वेलरी के ऊपर काम करें, या एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करें जो कैटेगरी अमेज़न या इन चीजों में ढूंढनी मुश्किल हो जाए, तो निश में जाके ये कैटेगरीज चल सकती हैं। पर मेरे ख्याल के अंदर जब ये कैटेगरी बड़ी होगी तो या तो इसको ये बड़े जेंट्स बाय कर लेंगे या उस कैटेगरी के अंदर घुस जाएंगे, ये चैलेंज रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को इसको प्रोत्साहित करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस को? गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन होनी चाहिए, जैसे जियांट्स आ रहे हैं एंड दे आर कैप्चरिंग ऑल ओवर द मार्केट, जो स्टार्टअप्स हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं किसी भी बिजनेस को, या कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी से बाउंस बैक होकर के बंद हो जा रहा है बिजनेस, तो उसमें गवर्नमेंट की क्या इंटरवेंशन रहनी चाहिए? देखो अगर मैं सोशल पर्सपेक्टिव से सोचूं तो ऑनलाइन बिजनेस काफी मतलब इसको अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर देता है। कि होता क्या है कि इसमें मतलब जैसे शॉप्स हैं उनकी सेलें कम हो जाएंगी, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं अगर ये बहुत बड़े स्केल पे बढ़ गया तो उनका बिजनेस खतरे में आ सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पर सभी के लिए फेयर ग्राउंड है, तो गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा, जो मेरा अपना व्यू है, इट्स माय ओन व्यू, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर लोग स्टार्टअप में जा सकते हैं, अभी बहुत सारा पड़ा हुआ काम, मतलब ऑनलाइन मार्केट के ऊपर जाने की बजाय बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस हैं जिसके ऊपर जाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो बड़े ग्रुप आ गए हैं उनके पास इतना बड़ा पैसा है, वो खुद ही आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इस ऑनलाइन मार्केट बिजनेस प्रमोशन में गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के आ रही है, गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रोत्साहित कर भी रही है, कुछ फंड्स भी रिलीज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एनबीएफसीज हैं वो भी फंड इसके लिए दे रही है, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ क्लैश कर रही है, एक तरफ तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के समय में सामान खरीदते हैं तो यू विल बी सेफ कंपैरेटिवली, यू आर गोइंग ऑफलाइन एंड यू आर मेकिंग अ शॉपिंग। लेकिन अब कोई छोटा बिजनेसमैन अगर उभर ही नहीं पाएगा और नया बिजनेस नहीं कर पाएगा तो इसको हम किस तरीके से देख पाएंगे, इस उभरते बिजनेस को?
देखो नो डाउट ये बिजनेस तो आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी अभी जो मार्केट साइज है वो बड़ा है। हमारा जो मार्केट साइज है वो बिलियंस में है, और अभी जो इन्होंने मेगा ट्रिलियंस में होगा। अभी तीनों ग्रुप ने जो कवर किया है वो उसका मेरा 2-4% ही है, मतलब 1 या 2% ही होगा। वो जितना वो गेन तो करेंगे जाके। तो इसमें चांसेस तो हैं ही हैं, पर मैं अभी भी बोलता हूँ मेरे ख्याल के अंदर जो छोटे प्लेयर हैं उनके लिए टफ है, बहुत टफ है जी। मतलब B2C के अंदर वो टफ है जी, B2C के अंदर टफ है। एक क्वेश्चन जो राहुल जी के लिए मैंने लिया था, बिकॉज ही वाज मेजरली इनटू द B2B बिजनेस, बट वो डिस्कनेक्ट हो गए। मैं आप इससे उसको पूछना चाह रहा हूँ कि B2B में हम लोग इसको करते भी आ रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। B2B में हमें लॉजिस्टिक्स के भी चैलेंजेस नहीं हैं। B2B के अंदर हम बड़े लॉट्स भेजते हैं, और B2B के अंदर हम ऑनलाइन बिजनेस से बड़ा इजीली इंटरनेशनल मार्केट भी कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक B2B बिजनेस के अंदर इसका क्या फ्यूचर है? तो B2B के ऊपर तो मतलब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं भी काम कर रहा हूँ। मतलब मैं उसी की एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। हम पूरी फैक्ट्रीज को इंपोर्टर के साथ जोड़ रहे हैं, एक इकोसिस्टम रेडी कर रहे हैं। पर B2B सिस्टम के ऊपर चैलेंज ये आता है कि ये इट्स आल्सो एक्सपेंसिव थिंग। B2B के अंदर मतलब जो मार्केट प्लेस है ना, इट शुड बी हाइब्रिड होना पड़ेगा। वो टोटल मैं मतलब हाइब्रिड ऐसे बोलता हूँ कि जैसे लोग अपने घरों में बैठ के सीधा बेच रहे हैं, वो B2C में कर सकते हैं, क्योंकि B2C के अंदर जो टिकट साइज है बहुत छोटा है। B2B के अंदर टिकट साइज बढ़ जाता है, तो लोगों को उसकी क्वालिटी भी देखनी होती है, उसको मतलब प्राइस नेगोशिएट भी करना होता है। तो लोग चाहते हैं कि 1-to-1 डिस्कशन भी हो जाए। तो जो हम मॉडल तैयार कर रहे हैं, ये हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं, ताकि ये मॉडल ऑनलाइन भी हो जाए पर उसको वो सर्विस भी मिल जाए। जी, क्योंकि B2B के अंदर ना सैंपलिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आदमी हर एक बंदा सैंपल को देखना चाहता है, कि फर्स्ट सैंपल को देखना चाहता है। तो मैं तभी बोलूं कि मतलब इसको हाइब्रिड होना पड़ेगा, तो तभी ये सक्सेसफुल होगा। इफ वी थिंक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज के अंदर, जहां B2B ऑनलाइन काफ़ी चलता है, काफ़ी लोग B2B ऑनलाइन के थ्रू करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में भी उन कंट्रीज़ के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। सो वहाँ किस तरीके से कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन बिजनेस? वहाँ किस तरीके के पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर के वो इस बिजनेस को ईजी बना पा रहे हैं, जो हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखो B2B के ऊपर B2B के अंदर इंडिया में जैसे इंडिया मार्ट कर रहा है, वो B2B के ऊपर है जी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एग्जांपल आज के समय में है, और वही एग्जांपल सबसे बड़ा है, वो है अलीबाबा। अलीबाबा B2B में कर रहा है, पर अलीबाबा को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वो चाइना बेस्ड प्रोडक्ट बहुत उसके अंदर है। क्योंकि चाइना इज कंसीडर एज ए फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि जो चीज चाहिए वो चाइना में मिल रही है। ठीक है, तो अलीबाबा ने उन प्रोडक्टों को बाहर पहुंचाने में, चाइनीज प्रोडक्ट को बाहर पहुंचाने में बहुत बड़ी हेल्प की है। इससे उन्होंने एक तो कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म कर दिया, क्योंकि चाइना में लोगों को इंग्लिश नहीं आती। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे कम्युनिकेट करना है दूसरे कंट्रियों में। तो अलीबाबा का ग्रोथ मॉडल B2B के ऊपर ही है। पर अभी भी मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर स्कोप है, अच्छा स्कोप है, अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम किया जाए। उसमें और मैं भी काम कर रहा हूं। जी। सो आप कैसे जो छोटा एक न्यू स्टार्टअप रखना चाह रहा है, उनको किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं कि वो B2B बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कम बजट से, और उसको कैसे वो आगे ले जा करके धीरे धीरे बढ़ा करके बेहतर बना पाएंगे? क्या कम बजट से भी स्टार्टअप कर सकता है ऑनलाइन बिजनेस B2B के अंदर? देखो किसी ने भी इसके ऊपर आना है, B2B के ऊपर आना है, तो वो बड़े बजट में ही आ पाएगा। कम बजट में से पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि B2B के अंदर आपने जब किसी फैक्ट्री से बात करनी है, तो अगर आपके पास रेपुटेशन नहीं है या अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो फैक्ट्री वाला अक्वायर करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहला बात तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें कस्टमर है वो भी B2B के अंदर है, वो भी सॉलिड है जी। उसको भी एक्वायर करने के लिए आपको सॉलिड होना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या है कि दोनों दोनों केस B2C के अंदर ऐसा है कि एक बंदा सॉलिड है, एक बंदा कंज्यूमर है, टिकट साइज कम है, पर B2B के अंदर ही जो टिकट साइज बढ़ जाएगा, टिकट साइज बढ़ने के अंदर उसमें क्वालिटी पैरामीटर क्या होने चाहिए, लॉजिस्टिक कैसे प्लान करना है, नेगोशिएशन कैसे होनी है, सैम्पलिंग कैसे होनी है, उसमें कई इश्यूज हैं। उस इशू को हैंडल करने के लिए जो आपको एल्गोरिदम रेडी करना है वो इट्स एक्सपेंसिव एल्गोरिदम, तो वो कम बजट वाला काम नहीं है। और उसके अंदर जो प्रोफेशनल आपने एंगेज करने हैं वो आपको क्योंकि इसके अंदर ना स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंदर जो टेक्निकली साउंड लोग हैं वही काम कर देते हैं, मतलब जो आईटी स्टूडेंट है वही प्लेटफॉर्म रेडी कर देते हैं। पर इस केस के अंदर जो प्रोफेशनल्स आपको हायर करने पड़ेंगे, मार्केट से लेने पड़ेंगे, और उनको हाइब्रिड, मतलब उनको आईटी के साथ मिक्सअप करना पड़ेगा, जो इसकी जरूरत है जी। उसके अंदर आईटी का नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई थर्ड पार्टी पे बेसिस रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंजेस आने की पूरी संभावना है। देखो इसमें प्रोफेशनल जो उस प्रोडक्ट के प्रोफेशनल और आईटी की मैरिज होनी, बहुत अच्छे तरीके से मैरिज होनी बहुत अच्छी जरूरत है। कि बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर ना सिर्फ जो आईटी तो मेरी काफी दुबई में भी काफी लोगों से इस बारे में डिस्कशन हुई। उनको भी ये लगता था कि यार ये आईटी प्लेटफॉर्म है, सारा आईटी के ऊपर ही B2B चल सकता है। मैंने उनको बोला कि क्योंकि मैं दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ, मैं इंपोर्ट भी करता हूँ और मेरे पास फैक्ट्री भी है, मैं दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ। और दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर जब तक बंदे इन्वॉल्व ना हो, प्रोफेशनल और आईटी इन्वॉल्व हो, ये अच्छा नहीं चल पाएगा जी। तो इसके लिए बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा। हाँ जी जी। इंडिया के अंदर जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 70% पॉपुलेशन इज इन रूरल एरिया या फार्मर हैं। फार्मर्स का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्टिसिपेशन है इंडिया के अंदर। तो एग्री बिजनेस के अंदर भी अब ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं लिंक किया जा रहा है। तो क्या किसान को किसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का फायदा मिल सकता है, या किसी न किसी मोड के थ्रू किसान को हम इससे जोड़ सकते हैं या नहीं? देखो, किसान को सर निश प्रोडक्ट में जोड़ सकते हैं। निश प्रोडक्ट जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करने जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें जुड़ जाएंगे। अगर आप बोलोगे गेहूं चावल किसान इसके ऊपर बेच देगा, उसमें थोड़ा सा मार्जिन है, उसमें उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसमें मार्कअप 25%, 40%, 50% बढ़ जाता है, उसके अंदर आ सकता है। या कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर फार्मर काम करता है, तो इसके ऊपर आ सकता है। बट वहाँ एक चैलेंज ये आ रहा है, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा गाइड किया था कि इसके अंदर आईटी और एक बिजनेस एक्सपर्ट दोनों का मैरिज होना है, यानी दोनों का कोलैबोरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिकॉज एजुकेशन इज नॉट सो हाई इन रूरल एरियाज और फार्मर्स के साथ ये आईटी वाला जो इशू है ये कहीं ना कहीं है, वहाँ पे आईटी एक्सपर्ट का मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको कैसे लगता है कि क्या गवर्नमेंट को कोई ऐसा हर गांव में एक सेंटर बनाना चाहिए जहां पे इस तरीके की एक लिंकेज दे देनी चाहिए जो आईटी मार्केट प्लेस के लिए एजुकेट भी करे लोगों को और वहां पे बिजनेस कोर्स से जोड़े, या किस तरीके से डायरेक्टली किया जा सकता है? नहीं देखो, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी अभी ज्यादा ऑनलाइन के ऊपर नहीं है हमारे पास। हमारे तौर पे गवर्नमेंट कुछ प्लेटफॉर्म रेडी कर रही है, वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं गवर्नमेंट के भी प्लेटफॉर्म। देखो इसके ऊपर तक, क्योंकि गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम है कि स्टार्टअप का जो थंब रूल है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, गवर्नमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जो रूल बन गए वो रूल बन गए। जो कोई स्टार्टअप आगे बढ़ता है तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि उसको मार्केट को देख के उसको अपने आप को चेंज करना है, मार्केट की नीड को पहचान के अपने आप को चेंज करना है, और उसको कई बार चेंज करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया वही चलेगा। तो मार्केट सेक्टर है ना, बहुत
मतलब ये मानो कि बड़े अग्रेसिव तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आप देखेंगे, आप इसी में देखें कि आज से चलो ये तो कोविड की वजह से भी हो गया कि हम जैसे मीटिंग कर रहे थे, अब हम ऑनलाइन पे आ गए हैं। अब लोगों का प्रेफरेंस बहुत जल्दी चेंज होती जा रही है, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो कोई किसी भी स्टार्टअप के लिए आज के समय के अंदर जब तक वो मार्केट की नोह नहीं रखेगा, जब तक वो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज नहीं करेगा, तो दूसरा स्टार्टअप आके पहले स्टार्टअप को खत्म भी कर सकता है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है आज के समय के अंदर, और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। मतलब एक टेक्नोलॉजी दूसरी जी। टेक्नोलॉजी को खत्म कर देती है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर तो अब एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि कुछ ऑप्शन और कुछ बचा ही नहीं है। कोविड की वजह से सब लोग घरों में हैं और वहाँ से एक यही ऑप्शन नज़र आता है कि इसको फटाफट हम कर सकते हैं। हाँ नहीं, लोग ट्राई कर रहे हैं। लोगों को इनोवेटिव तो होना ही पड़ेगा इसके अंदर। जितने लोग इनोवेटिव होंगे, नए नए रास्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर आप किन किन पॉइंट्स को इससे जोड़ना चाहेंगे जहाँ जहाँ हम आईटी का, ऑनलाइन मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो जो मेरा ख्याल है ना, सारे फार्मर्स को आईटी से जोड़ा जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, मेरा तो एक्सपोजर बाहर का एक्सपोजर है। मैं इंडिया में आके एक बी कीपिंग के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास चैलेंज क्या आ रहा है कि ये सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्योंकि अगर फार्मर बिहार में बैठा हुआ है, मैंने उसको पंजाब से लिंकेज करना है, क्योंकि मेरा सेटअप पंजाब के अंदर, उसको लिंकेज करना है, तो मैं लिंक कैसे करूंगा? तो हम क्या है कि इसके ऊपर ना सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, और हम खुद एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म के अंदर फार्मर जुड़ेगा क्यों? पहले तो ये रीजन हो चाहिए कि फार्मर क्यों जुड़ेगा। फार्मर को वो बेनिफिट होना चाहिए। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर फार्मर को हम एजुकेट कर रहे हैं, फार्मर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। फार्मर को जैसे हम जूम में बात कर रहे हैं, अगर फार्मर एक क्लिक करेगा तो वो सीधा किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी एक्सपर्ट से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। मतलब मैं बी कीपिंग एंगल से सोच रहा हूँ। सपोज करो बी कीपिंग बीस को की प्रॉब्लम है, फार्मर को पता नहीं लग पा रहा, तो वो उसके अंदर हमने फीचर दिया, अगर उसको क्लिक करेगा तो वो सीधा ही एक्सपर्ट के पास चला जाएगा। एक्सपर्ट से जैसे हम बात कर रहे हैं वो बात कर पाएगा। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, पर मतलब डिजिटली इट्स पॉसिबल। तो इसी तरीके से फार्मर को अपने आसपास फ्लोरा कैलेंडर का पता नहीं है, या बी कीपिंग की बेस्ट प्रैक्टिस का पता नहीं है, तो वहां पर एक वीडियो लाइब्रेरी बन जाएगी। उसको उसने हनी कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो उस लाइब्रेरी से देख सकता है। मतलब ये काफी कुछ चैलेंजेस हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये तो हम अपने सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, तो ये सभी सेक्टर के अंदर पॉसिबल है। बैक एंड एजुकेशनल सपोर्ट हम फार्मर को दे सकते हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो उसे दो फायदा होगा। एक तो उसको मार्केट प्लेस मिल जाएगा। अगर उसके पास प्रोडक्ट है तो वो उस प्रोडक्ट को अपने पोर्टल पे डाल सकता है कि मेरे पास ये चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। जो बायर है उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। और सबसे इससे बड़ी बात है कि जो फार्मर है वो एजुकेटेड हो जाएगा। अगर फार्मर एजुकेटेड हो जाता है तो हम फूड सिक्योरिटी की जो हमारी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है फूड सिक्योरिटी की, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो हम यील्ड को बढ़ा सकते हैं, फार्मर को गाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी खेती करो। क्योंकि गवर्नमेंट ने छोटे छोटे लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, मतलब ब्लॉक लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर ऑफिसर रखे हुए हैं, पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर कई लोग काम भी नहीं कर रहे। उन तक आम बंदे का पहुंचना मुश्किल होता है। तो ये ऑनलाइन के थ्रू उनको ऑनलाइन के थ्रू जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनको दी जा सकती है। व्हाट डू यू थिंक, जैसे अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन के अंदर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी है। जैसे अभी स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, और ऑनलाइन एजुकेशंस दी जा रही है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन एजुकेशंस घर बैठे ही क्लास ले पा रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट दिस कैन बी इवॉल्व इन कमिंग टाइम? ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा? अभी
हम लोगों को जो आदत नहीं थी वो आदत भी बढ़ रही है, धीरे धीरे हम उसके यूज टू भी होते जा रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस बढ़ेगा इंडिया में, या ये श्रिंक हो जाएगा जैसे ही कोविड की परेशानी से हम बाहर आएंगे? नहीं, जो जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये बढ़ेगा। मैं इसमें भी आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना सोशल मीडिया का चैनल स्टार्ट किया। अब उसमें फर्स्ट चैलेंज मुझे आया कि वीडियो एडिटिंग करनी है। मुझे वीडियो एडिटिंग का तो आइडिया नहीं है, क्लासेस सारी बंद हुई। तो मैंने एक ही दिन के अंदर वीडियो एडिटिंग के ऊपर सीख लिया। और मैंने जब जाकर देखा यूट्यूब के ऊपर ही इतना कुछ पड़ा हुआ है कि वो जो हमारे लोकल टीचर हैं वो समझा नहीं सकते। और मेरे ख्याल के अंदर जो अगला समय है वो ऑनलाइन एजुकेशन का ही है। कि होता क्या है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज, जो हमारे इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे कॉलेज या स्कूल हैं, उनके अंदर जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर्स हैं, वो देखो उनकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने आप को मतलब अप टू डेट रख सके। तो आज के समय में हर रोज लर्न करना पड़ता है जी। तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने नॉलेज लेनी है आज के समय के अंदर, मतलब आपने वर्ल्ड की किसी की नॉलेज लेनी है, आपके पास आप किसी भी कंट्री के स्पेशलाइज पूरे किसी भी सब्जेक्ट के स्पेशलाइज लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। तो वहां पर आपको जो नॉलेज है वो एक सुपर स्पेशलिस्ट मिल सकती है, वो आपको अपने आसपास नहीं मिल पाएगी। तो फ्यूचर इज ऑनलाइन फॉर एजुकेशन, ये तो 100% है। ये तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो स्कूल कॉलेज है वो भी रिप्लेस हो जाएंगे, बिलीव मी। एक चीज़ जो मुझे और बहुत बेहतर होती नज़र आ रही है उसके बारे में आप बताइए। पहले इंडिया के अंदर अभी तक फ्रीलांस वर्किंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा है। अब धीरे धीरे ऑनलाइन एप्लीकेशंस को यूज़ करने का यूज टू होते जा रहे हैं, लोगों को आदत पड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं फ्रीलांस में भी हम इम्प्रूवमेंट देखने को हमें अभी नज़र आ रहा है। लोग दूर दूर घरों से बैठ कर के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनली काम कर रही हैं। अमेरिका की कोई कंपनी है, वो अगर इफ़ दे विल फील दिस कि ये पर्टिकुलरली कोई एक मेरे को प्रोजेक्ट कराना है जो ऑनलाइन हो सकता है, तो वो इंडिया से भी हो सकता है, वो चाइना से भी हो सकता है, वो किसी अदर कंट्रीज से भी हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स भी चल रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि फ्रीलांस वर्किंग को हम किस तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस किस तरीके से प्रमोट कर सकता है और सपोर्ट कर सकता है? देखो, फ्रीलांस सर्विस के ऊपर तो काफी प्लेटफॉर्म बन भी चुके हैं। जैसे एक है rabbit.com को कुछ ऐसा करके है, और इंडिया में मेरे ख्याल है कोई एक मुझे नाम भूल गया हूँ कि क्या है। पर जो फ्रीलांस बिजनेस ये बढ़ने वाला है, ये आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे अपने बी कीपर से कांटेक्ट करने के लिए मैंने अपना चैनल तैयार किया है। अब देखो, मेरा काम वीडियो एडिटिंग करना नहीं, मैंने सीख तो ली। वीडियो एडिटिंग करना इज नॉट माई वर्क, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा टाइम वीडियो एडिटिंग से ज्यादा कीमती है। तो मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक पे ऐड दी कि यार मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। तो दिल्ली से मेरे एक दोस्त ने बोला कि दिल्ली में ये लड़का है, आप इससे काम करवा सकते हो। तो मैंने उसको हायर किया। और अभी तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैं उसकी अपनी वीडियोस उसको भेजता हूँ, वो एडिट करके और उसके अंदर सब कुछ डाल के, क्या नाम है, एनिमेशन डाल के मुझे भेज देता है। अब मैं फुल टाइम एम्प्लॉय रखने की बजाय मतलब मैं उससे काम करवा सकता हूँ। अब हुआ क्या है कि दुबई में मैं अपने बेटे से बात की, उसको भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, और वो भी वीडियो तो बना पा रहा था, मतलब अपने स्कूल कॉलेज की, उसको भी एडिटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने उसको बोला कि यार गुरु मान दिए कि आप इससे काम करो। अब उस लड़के को बैठे बैठे मतलब उसकी नौकरी छूट गई बिकॉज ऑफ कोविड। पर उसको बैठे बैठे उसको घर में काम मिल रहा है। अब आप एक और बात मानो, जब आप घर में बैठ के काम करते हो तो आपके खर्चे भी कम हो जाते हैं। जो लोग सपोज करो कि एक वीडियो एडिटर बाहर जाके 20,000 रुपया की नौकरी कर रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 20,000 की नौकरी कर रहा है, तो होता क्या है कि वो 4-5 हजार का तो पेट्रोल ही खत्म कर देता। अपना स्कूटर में जाएगा, बाइक में जाएगा, तो 4-5 हजार का पेट्रोल खत्म कर देगा, और 3-4 हजार का वो बाहर का फूड खा लेगा, क्योंकि बाहर का फूड मतलब घर के फूड से मतलब महंगा मिलेगा। और तकरीबन दिल्ली जैसी जगह में, बॉम्बे जैसी जगह में 1.5-2 घंटे तो ट्रैवलिंग में गुजार देगा। ठीक है, अगर वो घर में बैठे काम करता है तो वो 24 घंटे अपने हिसाब के हिसाब से कभी भी काम कर सकता है। तो ये ट्रेंड कई चीजों में आने वाला है।
जी, एंड विच इज गोइंग टू द पॉजिटिव साइड। देखो 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 ये हर मैं ये बिजनेस और एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर दोनों के बीच में विन विन सिचुएशन है। देखो अखिल, मैं इसको ये मानता हूँ कि कोई भी जो नया बिजनेस आता है ना, वो पुराने बिजनेस को खत्म करके आता है। मतलब मैं इसमें सिंपल आपको थ्योरी बताऊं, आप कोई भी जी जब तक नया प्रोडक्ट नहीं आता, अब क्या है, प्रोडक्ट वही है, मतलब टाइप चेंज हो गया है। अब कोई ना कोई इससे तो लॉस करेगा करेगा। अगर वो जिस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है उसका नुकसान होगा, तो अब वो घर में मंगा के खा रहा है। जी या वो जो स्कूटर चला के जा रहा था, स्कूटर की जो रिपेयर होनी है वो रिपेयर कम कम हो जाएगी, तो जो स्कूटर मैकेनिक है उसका काम कम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा ऑनलाइन है ना, ये इंडिया के बेनिफिट में भी है, नुकसान में भी बहुत है। क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारी जॉब कम होनी शुरू हो जाएंगी, ये मेरा मानना है। पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब फुल टाइम जो कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को नुकसान होगा, ये चलता जाएगा, यही लाइफ है। लेकिन फ्रीलांस वर्किंग को कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नॉट इन इंडिया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज को भी हम देख सकते हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, और वो काम भी इंडिया आ सकता है, वो इंडिया से किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक दिस कैन बी पॉजिटिव साइड। देखो, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली काफी कुछ तो इंडिया से आउटसोर्स कर रही है, ठीक है, और बाहर की कंपनी यहाँ पर लाके आउटसोर्स काफी कंपनी लगी हुई हैं। मेरे ख्याल के अंदर आज एक अलग टाइम आ गया, हम जो भी सर्विस, चाहे वेब डिजाइनिंग होगी, चाहे वीडियो एडिटिंग होगी, जो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, ये इंडिया से हो सकता है। इसका रीजन क्या है कि आईटी के लड़के हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं। नंबर 1 पॉइंट, कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट बहुत कम है। नंबर 3, लैंग्वेज, हमारे जितने भी आईटी प्रोफेशनल दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। ये चाइना चूना में सभी जगह पे ये प्रॉब्लम है, हमारे लोग इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। हमारे लोगों को अगर काम मिले तो वो फ्रेंच भी सीख लेंगे, जर्मन भी सीख लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग ये खैर इंडिया में पहुंच जाएगी। अब क्या है कि जो बड़े बड़े ये रास्ता, ये आपने बहुत अच्छा बात बोली है। अब कुछ प्लेटफॉर्म भी इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है उसके ऊपर, पर ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है। जी, मैं आपको वेबसाइट से चेक इन की, जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसके अंदर एडिटिंग जैसे आपने बताया, और बहुत सारी चीजें। मैंने ये भी देखा कि वॉइस ओवर के काम भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स कर रही हैं। जैसे आपने कार्टून्स बच्चे देखते हैं घर पे, या कोई एडवर्टीजमेंट बनता है, तो उन असाइनमेंट्स को, उन प्रोजेक्ट्स को भी ऑनलाइन भेजा जा रहा है। वहाँ से घर बैठे ही वो उसको वॉइस ओवर करके भेज रहे हैं और उसमें अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ये होगा। देखो, आप रिप्लेस कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो जिस बिजनेस के अंदर है उसमें वो कैसे कैश कर सकता है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, समुद्र की तरह की अपॉर्चुनिटी है। इट्स लाइक ए सी, मतलब हर एक सेगमेंट के अंदर है आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो अपने सेगमेंट के अंदर ये नजर आ रहा है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा आज के कन्वर्सेशन का, कि हम देखते जा रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में भी आईटी को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया गया, और उससे बेनिफिट लेकर के दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। उनके बिजनेसेस बहुत अच्छे होते चले गए। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी उनके बिजनेसेस बहुत अच्छे होते चले गए। क्या हम कहीं ना कहीं हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने की वजह से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उतनी तेजी से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? क्या एक कारण ये भी है कि उसमें आईटी का पार्टिसिपेशन कम है, एंड इंडिया इज नॉट सो फोकस्ड ऑन दिस? देखो, मेरे ख्याल के अंदर इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे इंडिया के अंदर हमारे कुछ सेंटर बन गए, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गए, और पूना हो गया, और गुड़गांव हो गया। मुझे लगता है कि इसके अलावा भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर से कोशिश करें कि ये रीजनल लेवल के पहुंच जाएं, लुधियाना के अंदर, जलंधर के अंदर, मेरठ के अंदर, पटना के अंदर, तो सभी जगह पे ये पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि हम अभी कंपटीशन, हम गुड़गांव में लाइफस्टाइल लुधियाना से महंगा है, ठीक है। मतलब आज के समय मैंने जैसे देखा कि अगर मैं कोई बंदा यहाँ पर हायर करता हूँ तो मुझे गुड़गांव में जो हायर करना उससे सस्ता पड़ता है। दुबई से तो मुझे वो 10% का ही बंदा पड़ता है।
तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं ऑलरेडी अपना जो दुबई के लिए जो सैटेलाइट ऑफिस है, इस लॉकडाउन में मैंने भी सोचा कि जो सैटेलाइट ऑफिस है मैं यहाँ पर रेडी करूँ अपना कंप्लीट। तो मेरे ख्याल के अंदर मुझे सिर्फ दुबई के अंदर या बाकी कंट्री में वही चाहिए जो जिसने कस्टमर से बात करनी है, मतलब कस्टमर को मिलना है। जो पिछला बैकग्राउंड है, जो 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 बैक एंड है, वो मैं यहीं से ऑपरेट कर सकता हूँ। जी। तो ये सभी बिजनेस के अंदर है। सो आज के इस कन्वर्सेशन को हम समराइज करते हैं, और मैं चाहूँगा कुछ आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस के बारे में एक मैसेज दें हमारे व्यूवर्स को, एंड टू दोज पीपल दोज हु आर कमिंग अप एज अ न्यू कमर, जो स्टार्टअप्स शुरू करना चाह रहे हैं ऑनलाइन के लिए, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उनके लिए व्हाट काइंड ऑफ द मैसेज आप जो देना चाहते हैं? देखो, मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि जो भी बिजनेस आज के समय के अंदर है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपको आईटी के अंदर आना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, आपको वेबसाइट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसको ऑनलाइन नहीं लेके जा पा रहे, तो आपका बिजनेस 3-4 साल के अंदर कोई और ले जाएगा। तो आज के समय के अंदर जो भी पुराने बिजनेसमैन हैं, उनसे मैं ये बोलूंगा कि आपको आईटी इंटरवेंशन करना है, और जो नए स्टार्टअप हैं उनको बोलूंगा कि बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है इसके अंदर। मतलब आज के समय के अंदर हम ये जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत कम एप्लीकेशन है जो इंडियन एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। अगर हम जूम को यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन चाइना की है। अगर मुझे अब जो बी लाइव हम यूज कर रहे हैं या फेसबुक को यूज कर रहे हैं, वो बाहर की हैं। अब इसके बहुत सारे यूजर तो इंडियन है ना। मतलब हम अपने तौर के ऊपर इनोवेट करके इसके ऊपर बहुत कुछ पड़ा हुआ है यार, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, हर एक सेक्टर के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जो यंगस्टर हैं, तो आप ई कॉमर्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, प्लेटफॉर्म मॉडल बिजनेस के ऊपर यू स्पेंड योर टाइम। अगर आपने एमबीए भी करनी है तो ई कॉमर्स के ऊपर करें। अब पुराने मेथड के ऊपर वो करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मतलब इसको सीखने की शुरू करें। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आने वाली है, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, मशीन लर्निंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी जी, और इनके अंदर भी बहुत डीप काम करने वाला है जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद शहजादा जी, आपने टाइम निकाला और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को गाइड किया जो हमसे जुड़े हुए हैं, और न्यू कमर्स किस तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस को देख सकते हैं। एक नए टॉपिक के साथ जल्दी फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, धन्यवाद। चलो अखिल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, बाय।